आज हम एक मजेदार एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी के जरिए जैव विविधता के अद्भुत संसार को समझने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्नोत्तरी न केवल आपके ज्ञान को चुनौती देगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि प्रकृति के विभिन्न हिस्सों का एक दूसरे से कितना गहरा संबंध है। खास बात यह है कि यह प्रश्नोत्तरी के सवाल वैसे ही तैयार किए गए हैं जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विशेषकर उन्हीं क्वेश्चनों को लिया भी गया है। और इस सीरीज में कुल 50 प्रश्न हैं, लेकिन जब ये सेट आपको तैयार हो जाएगा तो कम से कम इसमें से आप 150 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसको विस्तृत तरीके से बताया गया है। एक और निवेदन है आपसे, अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो मैंने आपको बताया है कौन किए थे। वाल्टर जी रोजेन ने। कब? 1985 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन दिया है कौन कौन, तो जी जे बैरो, जी कास्त्री, और आगे देखते हैं वास्टर जी रोसेस, ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे देखिए, वास्टर जी रोसेस ने। तो ये सही ऑप्शन यही होगा। जैविक विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वास्टर जी रोसेस ने। और कब? तो 1985 ईस्वी में किया था। जैव विविधता क्या होता है? तो किसी प्राकृतिक क्षेत्र या बायो में मिलने वाले पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों की बहुत सारी विविधता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकीय तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? कह रहा है पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता बिल्कुल जरूरी है, मध्य व्यवधान ये भी जरूरी है, पारिस्थितिकीय तंत्र की आयु ये भी जरूरी है, क्योंकि जितनी आयु पारिस्थितिकीय तंत्र की ज़्यादा होगी, जितना पारिस्थितिकीय तंत्र संतुलन होगा, वहाँ जैव विविधता की बढ़ोतरी क्या होगी? होती जाएगी। कह रहा है पोषण स्तरों की कम संख्या ये जैव विविधता के लिए उत्तरदायी नहीं है। आप बताओ दोस्तों, पोषण स्तर यही तो होता है। यहाँ नीचे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, फिर क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, फिर मांसाहारी और ये उच्च मांसाहारी। अगर ये जीव नहीं रहेंगे तो क्या नीचे जीव की बहुत सारी प्रजातियां विविधता नहीं मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं। तो पोषण स्तरों की कम संख्या जैव विविधता को कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन? पोषण स्तरों की कम संख्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था तो 2003 में और चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस जैविक विविधता अधिनियम को 2002 के तहत स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो जैव विविधता का संरक्षण एवं जैव संसाधनों से जुड़े जो पारंपरिक ज्ञान या प्रणाली है उसकी सुरक्षा करना। तो ये कब? तो 2003 में। और कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? तो इसकी लेखक हैं वंदना शिवा। तो सही ऑप्शन कौन है? तो ए है। और ये प्रमुख पर्यावरणविद और जैव विविधता की बहुत बड़ी समर्थक थी। बाकी दोस्तों MS स्वामीनाथन को जानते हैं आप लोग, हरित क्रांति के ये जनक माने जाते हैं। और ये हरित क्रांति में नई तकनीक व उन्नत बीजों पर बहुत अधिक काम किया, खास करके मोटे अनाजों के लिए। बाकी चौथा ऑप्शन जो दिया है मेधा पाटेकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद थे। बाकी क्वेश्चन नंबर अब 25 देखते हैं। तो कह रहा है जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। कह रहा है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्टों का पुनः चक्रण और सम्य परागण। तो सारे ऑप्शन क्या है? जीव विविधता मानव अस्तित्व की आधार है। मृदा का मानव निर्माण करता है, फिर उसमें खेती करता है, फिर फसलों को उगाता है। मृदा अपरदन की रोकथाम करना भी क्या है? जरूरी है। कटाव के कारण मानव की बस्तियां क्या होंगी? टूटने लगती हैं या बहने लगती हैं। अपशिष्टों का पुनः चक्रण ये भी करना जरूरी है, क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान। और चौथा ऑप्शन दिया है सम्य परागण। सम्य परागण दोस्तों एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें फूलों के जो पुंकेसर होते हैं, जिसे हम नर भाग कहते हैं, नर भाग से परागकण जो होते हैं, मादा भाग जो स्त्रीकेसर बोला जाता है, वहाँ तक पहुँचते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? फलों का प्रजनन या बीजों का प्रजनन होता है या बीजों का निर्माण होता है। तो ये भी जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी पुष्प के लिए या पौधे के लिए एक विशेष भाग है। और इसी के द्वारा मानव को क्या मिलती है? बीज या फल मिलते हैं। तो चारों ऑप्शन सही हैं।
तो कूट सभी सही हैं, तो डी यानी चारों ऑप्शन सही हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। कह रहा है वैश्विक तापन, तो बिल्कुल अगर तापमान बढ़ रहा है, बहुत सारी प्रजातियां क्या होती हैं ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, बहुत सारी प्रजातियां स्थलीय भूमि में पाई जाती हैं लेकिन समुद्री तटों पे पाई जाती हैं, तो वो सब डूबने लगेंगी या क्या होगा, तापमान के अंतर से भी जैव विविधता पे संकट होता है। तो जैव वैश्विक तापमान, तो ये तो सही है, ये संकट का कारण बन सकता है। आवास का विखंडन आप करेंगे तो ये तो आवासों के विनाश भी क्या होता है, जैव विविधता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तीसरा दिया है विदेशी जाति का संक्रमण, कोई रोग मान लीजिए बाहर से किसी जैव विविधता के अंतर या किसी विशेष क्षेत्र के अंतर आ गया, उसका इलाज नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, जैव विविधता को कम करेगा या संकट करेगा। शाकाहार को प्रोत्साहन, ये कहीं से फिट नहीं बैठता है, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण के लिए शाकाहार का प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसमें 1, 2, 3 ऑप्शन क्या होंगे, सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ मिलान कर लीजिए, तो कौन तीनों ऑप्शन सही थे, तो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी और 30 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय जैव विविधता 29 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत में कब मनाया जाता है, तो 29 दिसंबर को। तो सही ऑप्शन कौन होगा, ए होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। दोनों याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव, ठीक। बाकी क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है। कह रहा है कि यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। हिमालय पर्वत पे वर्षा तो कम होती है ना, ये ठंडे क्षेत्र हैं। कह रहा है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। हाँ, यहाँ ये चीज़ सही है, यहाँ नीचे कभी क्या पठार भी मिल जाता है, फिर पहाड़ भी मिल जाएंगे। कह रहा है इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। कह रहा है यह मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो सबसे सही ऑप्शन वही बी वाला होगा, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का क्या है, संगम है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, तो सबसे उपयुक्त हमारे हिसाब से यही सही होगा। आगे देखते हैं, इसका सही ऑप्शन बी होगा, बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। कभी कभार क्या, बहुत कम नजर आते हैं, हम तो देखे ही नहीं हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है। कह रहा है नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, ये भी नहीं है, क्योंकि गिद्ध जो है सड़े गले मांसों को खाते थे। कह रहा है गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। रुग्ण पशु बीमार पशुओं को बोला जाता है। तो कह रहा है, तो यही ऑप्शन सही भी हो जाएगा कि गोपशु मालिकों द्वारा बीमार पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, और उस औषधि का क्या नाम था, डिक्लोफिनेक सोडियम। उसी के द्वारा क्या होगा, ये एक दर्द निवारक दवा थी, और इसको ये जंतुओं में आने से क्या होगा, जब इस जंतुओं के मांस को गिद्ध खाते थे तो गिद्धों की किडनी खराब होने लगी, यानी सबसे ज़्यादा गिद्धों के गुर्दों को ये प्रभावित की, ये भी याद रखिएगा। कह रहा है उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, ऐसा भी नहीं है, उसमें हुआ व्यापक दीर्घ अस्थायी तथा घातक रोग। तो यही हुआ, क्या समस्या थी, वही जो पशुओं के दर्द निवारण दवा दी जाती थी और उस दवा से उनकी किडनी खराब होने लगी। तो ये सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन दे रहा है चमगादड़ है, चील है, बलाक है, गिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला सही होगा। चमगादड़ की बात करें तो जो बड़ा चमगादड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, बड़े चमगादड़ को। यह चमगादड़ पायस परिवार के अंतर्गत आता है। फैलाव की बात करें तो इसका फैलाव 1.5 मीटर या 5 फीट तक हो सकता है। इसे हम फ्लाइंग फ्लॉक्स बोलते हैं, इसे हम फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला 30वां का। बाकी 31वां देखते हैं। कह रहा है जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित करता है।
कह रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तीसरा दिया है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तो यही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्या करता है, इसको कार्यान्वित करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ये सब नहीं करते हैं, कौन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो कह रहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। कह रहा है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। कह रहा है विंध्य पर्वत श्रेणी, तो विंध्य पर्वत श्रेणी तो ये पाई नहीं जाती है हॉट स्पॉट की दृष्टि से, तो ये तो गलत हो जाएगा। शिवालिक श्रृंखला पूर्वी घाट कह रहा है, पूर्वी हिमालयी श्रृंखला। पूर्वोत्तर में दोस्तों जो जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है और पश्चिमी घाट में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है शिवालिक श्रृंखला और पूर्वी घाट, तो ये भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कह रहा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। इसमें कह रहा है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे उपयुक्त क्षेत्र जो है या धनी स्थान है वो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ का तापमान अधिक है, यानी सामान्य तापमान है, और वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण सबसे अधिक जैव विविधता इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से पश्चिमी घाट में पाई जाएगी। थार रेगिस्तान में क्या कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो मैंने ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, और ये कहाँ पड़ता है, तो अमेजन और कांगो का क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 35वां दिया निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। सबसे पहले जानते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और स्थानों को उपयोग को बढ़ावा देती है। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो आर्द्र भूमि, जल स्रोत और स्थलीय समुदाय को बचाना था। वही भारत में इसे 1982 ईस्वी में लागू किया गया और भारत की कुल 6 आर्द्र भूमियाँ हैं, चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वुलर झील, हरके बैराज, लोकटक झील और सांबर झील। कह रहा है इसके अंतर्गत रामसर स्थल, अब रामसर स्थल की बात कर लेते हैं। तो रामसर स्थल भोपाल में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, और यह किससे संबंधित है, तो भोज आर्द्र स्थल से संबंधित है, और ये एक प्रकार का ताल है। तो ये किससे संबंधित है, भोज आर्द्र स्थल। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो रामसर का दर्जा किसे प्राप्त है, तो वुलर झील को। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे तटीय आर्द्र भूमि है। यह उड़ीसा क्षेत्र में पड़ती है और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 1100 स्क्वायर किलोमीटर है और यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी दोस्तों, ये सभी हैं। रामसर झील जो है, रामसर का दर्जा इसको भी मिला है, चिल्का झील को भी मिला है। दूसरा ऑप्शन दिया लोकटक। लोकटक भी क्या है, 287 किलोमीटर स्क्वायर की एक झील है जो मणिपुर के इम्फाल में, तो ये भी रामसर का दर्जा इसको भी मिला है। तीसरा ऑप्शन दिया है केवलादेव। केवलादेव दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है और यहाँ पक्षियों की 370 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये भी क्या है, रामसर का दर्जा इसे भी प्राप्त है। चौथा ऑप्शन वुलर झील है। तो ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में। किस जिले में, तो बंडीपोरा जिले में। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 260 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी जान जाइए। बाकी चिल्का झील का सबसे ज़्यादा है 1100 किलोमीटर स्क्वायर और लोकटक झील का 287 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी तो इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके सारे ऑप्शन सही हैं। सभी क्या हैं, सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है। बाकी रामसर किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये आर्द्र भूमि से संबंधित है जिसे 6 स्थानों को
घोषित किया गया था। किसे? चिल्का झील को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, वुलर झील को, हरके बैराज को, लोकटक झील को और सांबर झील को। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो सबसे लवणीय आर्द्रभूमि का मतलब दोस्तों ऐसी नमी वाली भूमि जहाँ नमक की ज़्यादा मात्रा हो। तो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ के रण में। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो सबसे ज़्यादा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि कहाँ है? तो गुजरात में। और गुजरात में कहाँ? तो गुजरात के कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, जिसे हम बरसाती जमीन बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? कह रहा है पोषण, पुनरावृत्ति एवं चक्रण हेतु। बिल्कुल। बरसाती जमीन में क्या होता है? पानियों का बहाव होता है, जिसके कारण इसकी पोषण की पूर्ति हो जाती है, यानी पोषण पुनर्प्राप्ति हो जाती है। और किससे? चक्रण से। बाकी दूसरा दिया है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु। ये भी सही है। कह रहा है तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। हाँ, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ तलछट की रोक होती है, ये कटान को रोकते हैं। ये हम आप किसान सभी लोग जानते हैं। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। 38वां का क्या सही होगा? डी वाला होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होगा? किस पर्यावरण में पूछ रहा है? तो जहाँ क्या होगा? प्राथमिक उत्पादक सबसे कम होगा, वहाँ क्या होगा? जैव द्रव्यमान सबसे कम होगा, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्राथमिक उत्पादक है। और इसका उत्पादक सबसे कम कहाँ होगा? जहाँ गहरे सागर होंगे, क्योंकि यहाँ क्या होगा? प्रकाश पहुँचेगा नहीं, तो यहाँ प्राथमिक उत्पादक बहुत कम होंगे, तो वहाँ पर्यावरण का उत्पादन वार्षिक क्या होगा? सबसे न्यूनतम होगा। तो सही ऑप्शन कौन है? ए है। बाकी ये सारे ऑप्शन क्या हैं? इसकी अपेक्षा ज़्यादा हैं। तो सबसे कम पूछ रहा है या न्यूनतम पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल निरंजन क्या होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर सारे ऑप्शन को देखते हैं। जो प्रवाल निरंजन होता है दोस्तों, एक समूह होता है जिसमें कोरल, पॉलिप्स और अन्य समुद्री जीव रहते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो कह रहा है कि प्रवाल शैलों का खनन, ये बहुत सारे क्षेत्रों में फैले होते हैं, तो कितना खनन करेंगे? और बाकी उपयोग के हिसाब से तो खनन कर सकते हैं। कह रहा है प्रवाल रोगों का फैलना, ये भी बहुत प्रभावित नहीं करेगा। सागरीय जलों में अवसादों का जमाव, इसका भी कारण नहीं है, क्योंकि क्या है? किनारों पे रहता है। कह रहा है वैश्विक उष्मन, सबसे ज़्यादा यही प्रभावित इसको करेगा, क्योंकि ये इसका बहुत अच्छा तापमान है। ये 20 से 30 सेंटीग्रेड के तापमान पे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर इस तापमान में बदलावट होगी तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वैश्विक उष्मन। बाकी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दे रहा है कि जुलाई 2016 तक यूनेस्को में भारत के कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए गए हैं? तो कुल कितने 2016 तक? तो 35। तो इसका सही ऑप्शन तो सी होगा। लेकिन आज की डेट तक कुल 43 विश्व धरोहर को अधिसूचित किया जा चुका है। इसमें सबसे लास्ट जो है मोइडम्स द माउंट बोरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, जो असम में स्थित है, इसे जुलाई 2024 में घोषित किया गया है। तो कुल कितने हैं आज के डेट तक? तो कुल हो जाएंगे 43। ये याद रखिएगा। सबसे लास्ट वाला कब लिया गया? तो जुलाई 2024 में। कब? तो 26 तारीख को। बाकी क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बड़ा है। कह रहा है परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम TEB नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कह रहा है यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूनेप, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। ये बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इससे क्या मतलब है? कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व की इकोनॉमिक पे चर्चा करते हैं और इसके बारे में समझते जानते हैं। तो ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। बाकी दूसरा दे रहा है यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित
करने पर केंद्रित करता है। ये तो सही है, जैव विविधता से संबंधित है। तीसरा दिया ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्र और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अधिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन 2 और 3। तो इसमें 2 और 3 किस में दिया है? सी में। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो सी वाला हो जाएगा। तो सही ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है? ऑप्शन ए दे रहा है सागरीय प्रदूषण, ऑप्शन बी दे रहा है सागरों की लवणता में वृद्धि, ऑप्शन सी दे रहा है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, और डी दे रहा है रोगों एवं महामारियों की का फैलाव। मैं पीछे भी बताया हूँ कि जो प्रवाल होते हैं इनके लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होता है? तापमान होता है, और 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान इनके लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो सबसे ज़्यादा ये प्रभावित किससे होंगे? तो इस सामान्य तापमान में वृद्धि से। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। कह रहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? जब किसी भी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत आप लाएंगे तो ये मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड जो है मानव हस्तक्षेप को अनुमति दे देता है। तो आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो कह रहा है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। बिल्कुल, जब मानव हस्तक्षेप होगा तब वहाँ का जो पारिस्थितिक स्वरूप होगा उसमें परिवर्तन हो सकता है, या होगा या होना संभावित होगा। तो ये तो ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ कोई कूट तो दिया नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। बाकी पढ़ लेते हैं। कह रहा है जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर में 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निश्चित करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। ये सब गलत है। जहाँ मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन आप किसी आर्द्र भूमि को लाएंगे तो वहाँ सीधा समझ जाइए मानवीय हस्तक्षेप को अनुमति देंगे। जब आप उसको अनुमति देंगे तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? परिस्थितिक परिवर्तन तो होना ही है। सीधे आर्द्र भूमि को बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है, और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। ये सब देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया। 45वां दिया है वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 2 ऑप्शन कह रहा है यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों द्वारा पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही, ये गलत है, क्योंकि वेटलैंड इंटरनेशनल संगठन जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित है। जबकि ये क्या कह रहा है? अंतर सरकारी संगठन है। नहीं, ये कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसमें केवल 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बी वाला सही हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहा है भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसमें बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। मैंने बताया भी है कितने स्थानों को घोषित किया है। तो 6 आर्द्र भूमियों को, जिसमें चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वुलर झील, हरिके बैराज और लोकटक झील और सांबर झील। निम्नलिखित में ये 6 स्थान हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थानों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? कह रहा है कि इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतया अगम्य बना दिया जाना चाहिए ताकि उसका शोषण न किया जा सके। बिल्कुल नहीं, मनुष्य को आने जाने दे सकते हैं हम लोग, बाकी उसको क्या करें, नुकसान न पहुंचाएं। तो दूसरा ऑप्शन दिया है, कह रहा है इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकीय तंत्र के उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटक और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। सी वाला दिया है। आगे देखते हैं। प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकीय तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उसके धारणीय उपयोग की अनुमति दे दी जाए।
कोई टाइम थोड़े फिक्स होता है, कितने टाइम बाद क्या उसमें अनुमति आप दे देंगे, तो फिर तो वही हो जाएगा, उसका रक्षण नहीं हो पाएगा। डी वाला दिया है, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकीय तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। तो ये सही बिल्कुल ऑप्शन है। यहाँ क्या ऐसे स्थलों को जो क्या है आर्द्र भूमि के स्थल हैं, इसमें धारणीय उपयोग की कुछ अनुमति दे दी जाए और साथ ही साथ यह भी ध्यान दिया जाए कि पारिस्थितिकीय तंत्र पे कोई प्रभाव न पड़े। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कह रहा है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है शांत घाटी में पाई जाती है, और शांत घाटी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह प्राकृतिक सौंदर्य एवं जैव विविधता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जबकि सुरमा घाटी की बात करें तो सुरमा घाटी असम और बंगाल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, और यह सुंदरता और कृषि उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कृषि से संबंधित है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी पूरे कश्मीर में कह रहा है कि जैव विविधता पाई जाती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि पूरे कश्मीर में बहुत सारे शहर भी होंगे, उन शहरों में क्या जैव विविधता पाई जाएगी, नहीं। फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, और यह एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1982 ईस्वी में घोषित किया गया था। यहाँ 600 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा वो ए वाला होगा। और ये सर्वाधिक पूछ भी रहा है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी में। बाकी क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। बिल्कुल गलत, यहीं ये गलत बोल दिया। जो रेड पांडा होता है ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के हिस्से में पाया जाता है, कुछ पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। बल्कि यहाँ ये क्या लगा दिया, केवल लगा दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है भारत में स्लोरोसिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, तो ये तो सही है। तो इसमें कौन केवल दो वाला सही है, तो बी वाला सही हो जाएगा। जो रेड पांडा होते हैं दोस्तों, ये खासकर पूर्वोत्तर हिस्सों में पाए जाते हैं, और कहाँ कहाँ, तो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय में, और कुछ पश्चिमी हिमालय जैसे उत्तराखंड के कुकाऊ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यही ये केवल बोल के क्या कर दिया, क्वेश्चन को, पहले ऑप्शन को गलत बना दिया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो वेटलैंड दिवस दोस्तों ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। और वेटलैंड किससे कहते हैं, तो ऐसी भूमि जो जल युक्त भूमि होती है उसी को वेटलैंड बोलते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो दलदली भूमि आ जाएगी, आर्द्र भूमियाँ आ जाएंगी, और नदियों का जहाँ मिट्टी और पानी क्या हो दोनों संचित हो तो वहाँ का क्षेत्र भी आ जाएगा। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर अंतिम देखते हैं 50वां। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो वही प्राकृतिक वास का विनाश हो जाएगा। तो सबसे जहाँ विनाश की बात आ जाए तो वही क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जब उसके वास स्थान को आप नष्ट करते हैं तो पूरे उत्पादकता के साथ साथ बहुत सारे जीवों के रहन सहन और उसके पोषण स्तर को भी खत्म कर देते हैं। अब बताओ, अगर यहाँ से आप ये प्राथमिक उत्पादक को खत्म कर देंगे तो ये जीव सेकेंड वाले कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। जब शाकाहारी जीव नहीं रहेंगे तो इसके ऊपर मांसाहारी वाले क्या खाएंगे, फिर इसको उच्च मांसाहारी खाते हैं। तो प्राकृतिक वास का यदि आप विनाश कर देंगे तो प्राथमिक उत्पादकता को आप नष्ट कर रहे हैं, यानी पोषण स्तर के सबसे निचले स्तर को ही क्या कर दिया, आप नष्ट कर दिए। तो ये सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन होता है, प्राकृतिक वास का विनाश होता है। बाकी कुछ तो ये ठीक है। यहीं से दोस्तों ये सीरीज होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।